नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर गोयला क्लासेस में। आज हम ज्योग्राफी का लेक्चर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम इंडिया के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि भारत के बारे में आप लोग जानते होंगे, भारत एक विविधताओं वाला देश है। अगर हम ज्योग्राफिकली बात करें तो बहुत सारे अलग अलग आपको यहाँ पे ज्योग्राफिकल फीचर्स तो हैं, भौगोलिक जो आकृतियां हैं देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आपकी पर्वत श्रृंखलाएं भी है, पठार भी है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान है वो भी देखने को मिलते हैं। अब ये जो सारी चीजें हैं ये हमारे देश के अंदर आपको देखने को मिलती हैं। इसकी शुरुआत करने से पहले कि यहाँ पर क्या क्या है, हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि भारत, अगर बात करें नाम की, तो भारत का जो नाम है भारत, वो कहाँ से भारत को नाम मिला है, और अगर भारत को इंडिया के नाम से भी जाना जाता है तो वो नाम कहाँ से मिला है। सो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, हिस्टोरिकली अगर मैं बात करूं, ऐतिहासिक तौर पे जो भारत का नाम है वो कहाँ से मिला। देखिए, आपके महाभारत का जो टाइम पीरियड था, महाभारत का जो वक्त था, उस टाइम पर हस्तिनापुर जो आपकी जगह थी, जिसका जिक्र आपने कई बार महाभारत के अंदर सुना होगा, तो उस हस्तिनापुर के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था दुष्यंत। ठीक है, ये दुष्यंत जो किंग थे, उनकी जो बेटा था उसका नाम भरत था। अब ये जो बेटा है, ये दुष्यंत और उनकी जो पत्नी शकुंतला जो थी, उनका ये बेटा देखने को मिलता है महाभारत टाइम पीरियड के बाद से। हस्तिनापुर की अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे महाभारत टाइम पे यहाँ पर बहुत सारे आपके कुरु हो गया, पांचाल हो गया, उसी तरह से आपका बाकी जो दिल्ली है, इंद्रप्रस्थ हो गया, कपिस्थला हो गया, ये सारा क्या है, महाभारत टाइम पीरियड की बात चल रही है। उस टाइम पर इस तरह से आपके क्या किंगडम्स हुआ करते थे। अब उसी टाइम पे आपके ये किंग जो थे दुष्यंत और उनकी पत्नी की, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ शकुंतला, उनका एक बेटा हुआ करता था जिसका नाम था भरत। बाद में ये जो भरत है काफी पॉपुलर होते हैं, काफी जो एरिया है आसपास का एरिया उसको जीतते हैं। तो वहीं से ये जो नाम है भरत, उस हिस्से को जहां पर ये पूरा हस्तिनापुर का क्षेत्र था या पूरा एरिया था, उस हिस्से को भरत कहा जाने लगा। एक मान्यता ये भी है कि ये जो भरत नाम है ये इस वजह से भी मिला है क्योंकि उस हिस्से में जो लोग जिस जाति के लोग रहा करते थे, उस जाति का नाम भारत हुआ करता था। तो हो सकता है कि जो ये नाम है, या तो ये जो राजा थे दुष्यंत और शकुंतला, उनके नाम की वजह से जो भारत का नाम है वो देखने को मिलता है, या फिर उस पूरे एरिया में, एंटायर एरिया में जो ये जाति के लोग रहा करते थे, जिनकी पर्टिकुलर जाति का नाम भारत हुआ करता था, उस वजह से उस हिस्से को भारत कहा जाने लगा। तो ये तो हो गया भारत नाम की। और भारत नाम का जो जिक्र है और भी कई तरह के टेक्स्ट में हमें देखने को मिलता है, बट अगर प्रोमिनेंटली बात करें तो ये एक रीजन मान के चला जाता है कि भारत का नाम जो है यहाँ से आपका आया होगा। उसके बाद अगर बात करें, भारत का नाम इंडिया भी है, इंडिया के नाम से भारत को जाना जाता है। तो ये इंडिया नाम कहाँ से देखने को मिलता है, ओरिजिन, तो इसका जो जिक्र है वो या फिर इसकी जो उत्पत्ति है, शुरुआत है, वो कहाँ से होती है कि भारत और भारत के आसपास का जो क्षेत्र है, आज का इंडिया और पाकिस्तान और आपका अफगानिस्तान की मैं बात करूं, इस क्षेत्र में, इस पूरे एरिया में एक सिविलाइजेशन, एक सभ्यता बसती थी जिसका नाम था इंडस वैली सिविलाइजेशन। हिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले आप यही टॉपिक जो हैं उनको पढ़ते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, जो इंडस रिवर थी, उसी के नाम पर, क्योंकि यहाँ से एक नदी बहा करती थी, इस वाला जो हिस्सा है यहाँ से एक नदी बहा करती थी। देखिए, ये आपकी सिंधु नदी रही। ये जो नदी है इसका नाम सिंधु था। ठीक है, और ये जो सिंधु नदी है, इसके आसपास का जो क्षेत्र था जहां पर वो सभ्यता बसती थी, इस वजह से उसको सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता था। अब ये सिंधु जो आपका शब्द है, इसी से ये सिंध से इंद हुआ है। ठीक है, क्योंकि जो हुन्स थे, इजिप्शियंस थे, पर्शियन थे, ये लोग कौन थे? ये वो लोग थे जो मिडिल ईस्ट से इंडिया के अंदर व्यापार करने के लिए आया करते थे। तो इजिप्शियन हो गया, पर्शियन हो गया, ये जब लोग इंडिया के अंदर आया करते थे तो इनके रास्ते में ये इंडस, या फिर मैं कहूँ सिंधु नदी पड़ा करती थी। ये सिंधु नदी इनके रास्ते में आती थी, ये इस तरफ से व्यापार करने के लिए भारत के अंदर आते थे। तो जब ये इस जो नदी है, सिंधु नदी को क्रॉस करते थे, उसके बाद यहाँ पर व्यापार किया करते थे। तो प्रॉब्लम क्या थी कि ये जितने भी आपके इजिप्शियन है, पर्शियन है, हुन्स हैं, ये करते क्या थे, ये स को स प्रोनाउंस नहीं करते थे। और जो आपका ये आपका शब्द होगा, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, पीपल फ्रॉम दीज कंट्रीज यूज्ड टू प्रोनाउंस एस एज दी एच, तो ये स को ह प्रोनाउंस किया करते थे। तो वहीं से आपका जो ये सिंधु है वो हिंदू हो जाता है, सिंधु से, क्योंकि ये स को एच प्रोनाउंस किया करते थे, और स से ये ह हो जाता है हिंदू, और उसके बाद ये फ से फिर ई हो जाता है, जो आपका बनता है क्या है, इंदू। ये आपको देखने को मिलेगा इंदू।
हिंदू से ही इंडस आपका स ह इस तरह से जो नाम है उसमें बदलाव देखने को मिलता है। सो अगर हम बात करें यहीं से सिंधु नदी से ही फिर आपका ये इंडिया जो नाम है वो आपका निकल के आता है। तो इंडिया, अगर मैं बात करूं आज के भारत के बारे में, तो ये जो भारत आज का है इसकी बाउंड्रीज की अगर बात करें वो आपकी प्रॉपर डिमार्केटेड बाउंड्रीज हैं। अगर बात करें हमारे 1947 जब देश आज़ाद हुआ उस टाइम पर सर सिरिल रेडक्लिफ थे जो बाउंड्री कमीशन में, जिन्होंने बाउंड्री जो है इंडिया और पाकिस्तान की डिसाइड की थी कि कहाँ से कहाँ इंडिया रहेगा और कहाँ से कहाँ पाकिस्तान रहेगा। तो उसके बाद अगर देखा जाए तो अभी देश की बाउंड्री जो है वो प्रॉपरली डिमार्केटेड की गई है। लेकिन इससे अगर मैं पहले की बात करूं जब ये डिमार्केटेड नहीं थी तो जो भारत था या फिर इंडिया था उसके अंदर आज का जो पाकिस्तान है वो भी देखने को मिलता था, और कुछ जो हिस्सा है आपका जो बिल्कुल पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पे लगता है वो भी देखने को मिलता था। तो ये जितने भी फॉरेनर्स थे, जैसे जो भी मैं बात कर रहा हूँ पर्शियंस के बारे में बात कर रहा हूँ या फिर कोई भी ट्रैवलर्स जो थे या फिर जो ट्रेडर्स थे, जब वो इंडिया के अंदर आते थे तो बेसिकली उनके एंटर करने के लिए, अब आप जानते होंगे ये जो हिमालयन माउंटेन रेंज है, अगर देखें हम यहाँ पर हिमालयस नजर आते हैं आपको, ये पूरा हिस्सा क्या यहाँ पे पहाड़ है। ये पहाड़ अगर आप देखेंगे तो ये इंडिया, यहाँ पर इंडिया का बॉर्डर खत्म हो रहा है, इससे आगे क्रॉस करते हुए अबटाबाद हो गया, उसके बाद आपका पेशावर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, इन सबको क्रॉस करते हुए यहाँ तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये रहा पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर, यहां तक आपको ये पहाड़ नजर आ जाएंगे। तो अगर उस टाइम के भारत में जिसके अंदर आपका पाकिस्तान भी आता था, अगर किसी को एंटर करना है तो उसका एंटर करने के लिए यहाँ पर कुछ पासिस थे जिनका नाम, जैसे कि बोलन पास हो गया, खैबर पख्तून पास हो गया, ये आज के आपको पाकिस्तान में नजर आएंगे। तो यहाँ पर आपका लगभग इस जगह पर आपका खैबर पख्तून पास था और यहीं पर आपका खैबर पास भी यहीं कहीं था, आसपास था। तो यही दो रास्ते थे जहां से ये जो ट्रेडर्स हैं आपके इंडिया के अंदर एंटर करते थे। अगर इस जगह से ना आए तो उसके बाद ये नीचे का हिस्सा रह जाता था, जो प्लेन एरिया है वहां से एंटर किया करते थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जगह थी जहां से इंडिया के अंदर जो फॉरेनर्स थे आया करते थे पुराने टाइम पे, जिस टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान दोनों इकट्ठा हुआ करता था। अब बात करें मॉडर्न इंडिया की, क्योंकि अब ये तो रही एशियंट इंडिया की बात, जिस टाइम पे भारत और पाकिस्तान और ये सब हिस्सा जो था कंबाइन हुआ करता था। लेकिन अगर हम बात करें मॉडर्न इंडिया की, तो जो मॉडर्न इंडिया है उसकी जो फॉर्मेशन है वो आप 1947 में देख रहे हो। अब 1947 से पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर, ये तो ज्योग्राफिकल एरिया की बात होगी, अब यहाँ पर जो सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी, सभ्यता डेवलप हुई थी, या फिर मैं यूं कहूं कि लोग कहाँ से आए भारत के अंदर, जो आज आपको लोग देखने को मिलते हैं, भारत के सिटीजन्स देखने को मिलते हैं, अलग अलग रेस के, अलग अलग कलर के, अलग अलग डायलेक्ट बोली बोलने वाले जो लोग देखने को मिलते हैं, वो कहाँ से आए और किस तरह से ये जो इंडिया का आज का ज्योग्राफिकल एरिया है, भौगोलिक क्षेत्र है, वहां पर किस तरह से जो आगमन हुआ लोगों का वो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें, इंडिया के अंदर ऐसा मान्यता है कि जहां पर वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में से एक सिविलाइजेशन जो आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, उसका प्रचार प्रसार हुआ था। ये सबसे पुरानी सभ्यताएं जो हैं वर्ल्ड की उनमें से एक है, और इसका जो ओरिजिन है वो लगभग 2000 बीसी से लेके 3000 बीसी के बीच का है। ये बीसी मतलब जो आपका अगर बात करें, जैसे कि अगर डेट्स की बात करूं तो अभी आप देखेंगे 2023 चल रहा है, तो यहाँ से जैसे जैसे आप पीछे जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, 2023 से पहले 2022, 20, 21 करते करते जब आप जीरो पर आकर पहुंचेंगे उस टाइम पीरियड के बाद, मान लीजिए यहाँ पर 2023 है, ठीक है, यहाँ से आप जीरो पर आके पहुंचे, जीरो से आगे फिर यहाँ पर डेट बढ़नी स्टार्ट होगी, 1, 2, 3, इस तरह से आगे डेट बढ़ेगी। तो ये जो डेट आगे जाएगी तो वहां पर जब 2000 ईयर्स आएंगे या फिर 3000 ईयर्स आएंगे, उस टाइम की सिविलाइजेशन है। अगर मैं इसको टोटल काउंट करके बताऊं तो ये लगभग 4000 से लेके 5000 साल के बीच का वक्त है। आज से 4 से 5000 साल पहले ये जो सभ्यता थी आपकी सिंधु नदी के किनारे बसा करती थी, और उस सभ्यता में क्या थे, लोग हुआ करते थे जो सबसे मॉडर्न, उस टाइम की जो एक ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन आज के समय की कहा जाती है, और इसको मॉडर्न सिविलाइजेशन भी कहा जाता है या फिर शहरी सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि काफी अच्छी खासी डेवलपमेंट वहां पे देखने को मिलती थी हर एक एस्पेक्ट में। खैर, जो ये सभ्यता थी उस टाइम पे लोग देखने को मिले हैं, मतलब कि सबसे पहला जो जिक्र है या फिर हमारे जो लिटरेचर्स हैं या फिर जो हम आर्कियोलॉजिकल साइट से जो हमें अवशेष मिले हैं वो ये हमें बताते हैं कि सबसे पहली सभ्यता अगर भारत के अंदर थी तो वो 2000 से लेके 3000 बीसी के अराउंड वहां पे लोग रहा करते थे।
अब ये जो सभ्यता थी इसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, और उसके बाद जब डिस्ट्रक्शन खत्म हो जाता है तो सभी जो लोग हैं वहां पे मारे जाते हैं। इसके अलग अलग रीजंस आप पढ़ेंगे हिस्ट्री के अंदर कि क्यों ये जो सभ्यता थी खत्म हुई। खैर, जो ये सभ्यता खत्म होती है उसके बाद टाइम पीरियड आता है 1500 बीसी का। ठीक है, अभी हम देखिए टाइम में आगे की तरफ को बढ़ेंगे, क्योंकि हमने पहले 2000 बीसी की बात की। अब वहां से अगर हम आज की तरफ को आगे को आएंगे तो क्या होगा, 2000 से फिर 1500 होएगा, 1500 से फिर 1000 होएगा, 1000 से फिर आपका 1000 होएगा, इस तरह से आगे को बढ़ेगा, फिर 0 आएगा, फिर अगेन स्टार्ट होगा 1 2 3 4 करते हुए 2023 तक। तो 2000 बीसी के बाद जब ये सभ्यता आपकी खत्म हो गई तो उसके बाद नई सभ्यता स्टार्ट होती है 1500 बीसी में। 1500 बीसी के अंदर आपके जो आर्यंस है वो भारत के अंदर आते हैं, और यहाँ पर भारत के अंदर पहला जो वैदिक कल्चर है वो आपका स्टार्ट होता है। वैदिक कल्चर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वही टाइम पीरियड है जिस टाइम पे आपके वेद लिखे जा रहे थे। तो अगर आप देखेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो लोग है, सभ्यता है, वो आपकी वैदिक कल्चर से भी पहले की, क्योंकि वेद तो आपके बाद में लिखे गए 1500 बीसी के अराउंड। ठीक है, और ये आपके पहले के हुआ करते थे। तो क्योंकि आर्यन उस टाइम पर आए थे और उस टाइम पे वेद लिखे गए थे, इसलिए उसको वैदिक कल्चर कहा जाता है। अब देखिए उसके बाद अगर बात करें 1000 बीसी में आर्यंस की एक अनदर जो माइग्रेशन है भारत के अंदर वो देखने को मिलती है, और इस टाइम पर जो आर्यंस है उनके लिटरेचर में हमें पढ़ने को मिलता है, ये आपका लेटर वैदिक पीरियड आ जाएगा। इसको लेटर वैदिक पीरियड में भी काउंट किया जाता है। इस पीरियड में हम क्या देखते हैं कि भारत के अंदर जो उस टाइम की सोसाइटी थी उसमें 4 तरह के वर्ण जो है वो हुआ करते थे। अब ये 4 वर्ण कौन कौन से हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण जो है आपको देखने को मिलते हैं। आपने कई बुक्स में इस तरह का डायग्राम देखा होगा। ये 4 वर्ण होते हैं जिसमें सबसे ऊपर आपके ब्राह्मण जो है वो देखने को मिलते हैं, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और लास्ट में शूद्र हैं। तो ये 4 वर्ण देखने को मिलते हैं हमें लेटर वैदिक पीरियड के अंदर। अब ये तो हो गया इस तरह से। फिर जो डेवलपमेंट है आर्यन उसके बाद क्या नॉर्दर्न इंडिया में थे पहले, उसके बाद फिर वो सदर्न इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में अलग अलग पार्ट्स में जाना शुरू हुए, और फिर उसके बाद सिविलाइजेशन धीरे धीरे ग्रो करते हुए आज के टाइम पे जो आपको नजर आता है इस तरह से डेवलपमेंट हुई है। अब हमने क्या देख लिया अभी तक, हमने ज्योग्राफिकल एरिया की बात कर ली कि किस तरह से जो एरिया है ये भारत नाम या फिर इंडिया अस्तित्व में आया। हमने ये देख लिया कि किस तरह से जो सिविलाइजेशन है यहाँ पे ग्रो की है विद द पासेज ऑफ द टाइम। अब हम बात करते हैं आज का मॉडर्न भारत के बारे में। वो मॉडर्न भारत कौन सा है जो आपका 1947 के बाद आपको नजर आता है, 1947 के बाद का भारत, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए एरिया अगर वाइज बात करें तो भारत का भौगोलिक दृष्टि से अगर बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो पूरे विश्व का 2.42% जो ज्योग्राफिकल एरिया है, भौगोलिक क्षेत्रफल है, वो भारत के पास है। मतलब मैं हिस्से की बात कर रहा हूं। अगर पूरे भारत को देख लिया जाए तो वो पूरे विश्व के ज्योग्राफिकल एरिया कितना है 2.42%। और अगर इसको मैं स्क्वायर किलोमीटर में बात करूं तो कितना होगा 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया है जो भारत का है ज्योग्राफिकल एरिया। ये आपकी वर्ल्ड की सबसे पॉपुलस कंट्री देखने को मिलती है हमें। प्रीवियस सेंसस के अकॉर्डिंगली अगर बात किया जाए तो सेकंड पॉपुलस कंट्री थी, बट अभी अगर बात करें तो इंडिया चाइना को सरपास करके सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलस कंट्री या फिर सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो देश है वो बन चुका है। अब एक्सटेंशन की मैं बात करता हूं कि एक्सटेंशन कहां से लेके कहां तक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आपको याद होनी ही चाहिए, ये किसी भी एग्जाम में आपके हेल्पफुल हो सकती हैं। अब इसकी बात करने से पहले, एक्सटेंशन की बात करने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स के बारे में समझा देता हूं। लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड के बारे में आपने शायद कभी सुना होगा। इनको अक्षांश और देशांतर रेखाएं भी कहा जाता है। देखिए पूरी पृथ्वी की अगर मैं बात करूं, ये पूरी पृथ्वी का आपको मैप नजर आ जाएगा। इसके अंदर आपको अलग अलग लाइंस नजर आ जाएंगी। यहां से एक लाइन गुजरती हुई आपको नजर आ रही है, इस लाइन के ऊपर लिख रखा है 0 डिग्री, ठीक है। उसके बाद एक लाइन यहां पर नजर आ जाएगी, एक लाइन आपको यहां पर नजर आ जाएगी, और जैसे ऊपर नजर आ रही है सेम उसी तरह से नीचे भी है, और ये सेंटर से भी लाइनें कुछ गुजर रही हैं, ये वाली लाइन है। अब देखिए ये जो लाइनें हैं इन्हीं को नाम दिया जाता है अक्षांश और देशांतर। अब ये जो 0 डिग्री की लाइन है, ये 0 डिग्री कहां पर है, ये पूरी पृथ्वी के बिल्कुल सेंटर में है। आप इक्वेटर जो इस लाइन को इंग्लिश में कहा जाता है उसका अर्थ ही यही है, द लाइन विच सेपरेट्स अर्थ इन 2 इक्वल पार्ट्स। ये अर्थ को, पूरी पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, इसलिए इसको इक्वेटर कहा जाता है। भूमध्य रेखा इसे हिंदी में कहा जाता है। अब ये जो रेखा है इसका काम क्या है कि ये 0 डिग्री की लाइन है, इसके अलावा ऐसी बहुत सारी लाइनें हैं। अगर मैं ऊपर की बात करूं, यहां से 1 2 3 करते हुए जो लास्ट तक आपकी लाइन जाएगी
वो आपकी 90 डिग्री की लाइन होगी। मतलब आप यहाँ से मान के चलिए 0 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 करते करते यहाँ पर जो लास्ट लाइन जाएगी वो आपकी 90 डिग्री की लाइन होगी, और उसी तरह से नीचे जो जाएगी वो भी आपकी 90 डिग्री की ही लाइन होगी। सो 0 से लेकर 90 डिग्री तक ये लाइन जा रही है, और ये जो लाइनें हैं इनको इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो इन्हें लैटिट्यूड कहा जाता है। लैटिट्यूड से आप समझ सकते हैं, ऐसी अगर आपको याद करना हो, ऐसी लाइन जो लेटी हुई हो इस तरह से, तो ये आपकी लैटिट्यूड्स हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद जो ऊपर से नीचे की तरफ लाइनें आ रही हैं उनको लॉन्गिट्यूड्स कहा जाता है। यहां पर भी सेम इसी तरह से ही है, यहां पर भी आपको एक 0 डिग्री की लाइन नजर आएगी जो सेंटर से जा रही है यहाँ पे, और इसके इस तरफ जो लाइनें हैं, इस तरफ जो लाइनें हैं, अगर इनकी मैं बात करूं तो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन इस तरह से करते करते जो लास्ट लाइन जाएगी वो आपकी 180 डिग्री की लाइन होगी, जिसको हम कहेंगे 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो आपकी अगर बात करें लैटिट्यूड्स कितनी हो जाती है, आपकी 90 लैटिट्यूड्स बोथ उत्तरीय गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में। और अगर बात करें आपकी लॉन्गिट्यूड्स की, तो टोटल लॉन्गिट्यूड्स की अगर मैं बात करूं, यहाँ 0 से लेके एक डायरेक्शन में अगर मैं बात करूं तो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स जाती हैं पूरे ऑल ओवर अर्थ पे। अब ये लाइंस का फायदा क्या है, अक्षांश और देशांतर जिन्हें हम कह रहे हैं, इनका फायदा क्या है, ये क्यों ड्रॉ की गई है? एक्चुअली में ऐसी लाइनें नहीं है, ये लाइनें सिर्फ आपकी इमेजिनरी लाइन है। एक्चुअली में अर्थ सरफेस पे आपको ऐसी कोई भी लाइन नजर नहीं आएगी। इन लाइन का मेन पर्पस क्या है कि किसी भी जगह की ज्योग्राफिकल लोकेशन को फाइंड आउट करना हो, स्टडी पर्पसेस के लिए, उन सब के लिए ये लाइनें जो है वो ड्रॉ की जाती है, अक्षांश और देशांतर। और भी ये कई हिस्सों में, कई चीजों में काम आती हैं। जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि इन अक्षांश और देशांतर लाइनों का फायदा क्या है। तो फिलहाल के लिए अगर मैं बात करूं तो ये जो लाइन है 0 डिग्री, इससे ऊपर आपको भारत नजर आएगा। भारत कहां पर है, ये येलो कलर में जो आपको नजर आ रहा है ये आपका भारत है। तो ये आपको कहां नजर आएगा, इस 0 डिग्री की लाइन से ऊपर नजर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, भारत पृथ्वी के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें, अर्थ के कंटेक्स्ट में देखें तो उत्तरीय दिशा में है, उत्तरी दिशा में आपको भारत नजर आ जाएगा। और ये ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूं तो ये आपका कहां नजर आ जाएगा, दक्षिण क्षेत्र में, दक्षिणी गोलार्ध में नजर आ जाएगा। और अगर ये 0 डिग्री वाली, अगर मैं इसकी बात करूं, ये 0 डिग्री यहां से जा रही है लॉन्गिट्यूड, इसकी अगर मैं बात करूं तो इस लाइन के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो ये डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट है। तो भारत क्या होगा, ईस्ट डायरेक्शन में हो जाएगा इस लॉन्गिट्यूड के हिसाब से। और अमेरिका की अगर मैं बात करूं, अमेरिका कनाडा की, तो ये आपका वेस्ट में हो जाएगा। तभी हम इन्हें वेस्टर्न कंट्रीज भी कहते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो आपका इंग्लैंड भी वेस्ट में है, बट वो इंडिया के कंटेक्स्ट में वेस्ट में है। खैर हम उसमें अभी नहीं जाते हैं, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अभी आपके लिए समझना। बट फिलहाल आप इतना देखिए कि ये 0 डिग्री जो है इसके ईस्ट में भारत नजर आ जाएगा। तो अगर मैंने पूरी अर्थ पे, पूरी पृथ्वी पे बताना हो कि आपका भारत कहाँ पर है, तो मैं क्या कहूंगा कि जो भारत है वो पृथ्वी के नॉर्थ ईस्ट हिस्से में आपको नजर आ जाएगा। नॉर्थ हो गया इस 0 डिग्री लाइन से ऊपर, ईस्ट हो गया इस लाइन से ऊपर। तो ये दोनों लाइनें जहां पर मिल रही है ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया, और यहीं पे आपका भारत है। तो एक चीज ये क्लियर हो जाती है। अब ये तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस की बात बता रहा हूँ, 0 डिग्री और ये वाली लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड 0 डिग्री। मैंने बताया कि हर डिग्री पे ऐसी लाइन है 1 2 3 4 5, ऐसी बहुत सारी लाइनें जो है आपको अर्थ सरफेस पे, आपको मैप पे नजर आ जाएगी, जो आपको देखने को मिलेगी। अब ये लाइन्स क्या करती हैं, किसी भी प्लेस की लोकेशन को बताती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप गूगल मैप्स पे किसी भी जगह को सर्च करते हैं तो आप क्या देखते हैं कि वो लोकेशन तो आ जाती है, लेकिन उस गूगल ऐप के अंदर उस लोकेशन के साथ साथ उसके नीचे कुछ नंबर भी लिखे हुए आते हैं, जिसके एग्जांपल के तौर पे 84 डिग्री 27 मिनट इस तरह से कुछ लिखा हुआ आता है। वो एक्चुअली में नंबर होते हैं, और वो नंबर है क्या, वो इन्हीं लाइनों के नंबर है। जैसे यहाँ से 1 डिग्री 0 डिग्री लाइन जा रही है, तो अगर 82 डिग्री लाइन की मैं बात करूँ तो यहाँ से मान लीजिए आपकी 82 डिग्री लाइन जा रही है, तो 82 अगर डिग्री लिखा होगा गूगल पे, तो वो जो गूगल है वो एक्चुअली में रिप्रेजेंट कर रहा है इस लाइन को टच करते हुए किसी एरिया को। ठीक है, और मान लीजिए ऊपर से कोई लाइन आ रही है, वो यहाँ से यूं जा रही है, और वो लाइन क्या कर रही है, वो लाइन आपकी 120 डिग्री की है, क्योंकि इस तरफ को ईस्ट और वेस्ट में तो मैंने बताया ना 180 तक लाइनें जाती है। तो मान लीजिए 120 डिग्री की लाइन है, तो अगर 82 लिखा हुआ हो और साथ में लिख रखा हो 120 डिग्री, इसका मतलब क्या है कि कोई ऐसी जगह बताई जा रही है, या तो वो इस लाइन पर है, मतलब 82 डिग्री पे यहाँ पर है इस पूरे हिस्से में, और अगर उसके साथ में 120 भी लिख दूं तो इसका मतलब वो इस लाइन पर भी है। तो इन दोनों का मतलब क्या होगा कि कोई ये वाला वो क्षेत्र है, ये वाला वो एरिया है जहां पर ये दोनों लाइनें मिल रही है,
120 एंड 82, ये वो उस पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो ये फायदा होता है अक्षांश और देशांतर रेखाओं का। अब भारत की अक्षांश और देशांतर रेखाएं कौन कौन सी है कि कहाँ कहाँ पर भारत को टच करती हैं, तो वो हम देखेंगे। तो अगर बात करें भारत की नॉर्थ ईस्ट ईस्ट और वेस्ट एक्सटेंशन की अगर मैं बात करूं, मतलब कि हम इस हिस्से की बात कर रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश से हम गुजरात तक जाएंगे, क्योंकि अगर हमारा ईस्टर्न पॉइंट देखा जाए तो गुजरात हमारा सबसे जो है वो वेस्ट में नजर आ जाएगा और अरुणाचल प्रदेश सबसे ज्यादा ईस्ट में नजर आ जाएगा। तो ईस्ट में यहां से कौन सी लाइन गुजर रही है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की, तो वो हम देखते हैं, उसका एक नंबर है। जैसे कि देखिए यहां पर एक लाइन है जो आपके टच कर रही है अरुणाचल प्रदेश के लास्ट हिस्से को, तो वो लाइन कौन सी है, वो 97 डिग्री 25 मिनट्स, 97 डिग्री 25 मिनट्स ये आपकी लॉन्गिट्यूड है जो भारत को अरुणाचल प्रदेश में टच कर रही है। और अगर मैं बात करूं गुजरात में, तो यहाँ पर गुजरात का लास्ट पॉइंट है, यहाँ पर जो लाइन टच कर रही है वो आपकी 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ये लाइन है जो भारत को बिल्कुल गुजरात के लास्ट में टच कर रही है। अब जैसे ये ईस्ट और वेस्ट की लाइन है, उसी तरह से आपकी नॉर्थ और साउथ की भी होगी। तो यहाँ पर जो जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, वहां पर जो भारत को लाइन टच कर रही है वो आपकी लास्ट पॉइंट कौन सा हो जाएगा, 37 डिग्री 6 मिनट, ये वो वाली लाइन है जो गुजर रही है 37 डिग्री 6 मिनट। और अगर मैं नीचे की बात करूं तो यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट है भारत का वो इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स में देखने को मिलेगा आपको। ये वो लाइन है जो कि 6 डिग्री 45 मिनट्स है, 6 डिग्री 45 मिनट्स। अब देखिए यहाँ पर दो चीजें ड्रॉ कर रखी है, एक तो अंडमान निकोबार 6 डिग्री 45 मिनट्स और एक आपका ये 8 डिग्री 4 मिनट वाली लाइन भी ड्रॉ कर रखी है। इसका क्या मतलब है, अगर सवाल कुछ इस तरह से पूछ लिया जाए कि मेनलैंड इंडिया या फिर मुख्य भारत जो है उसका अंतिम छोर कौन सा है दक्षिणी साइड में, तो वो आपका केरला में आ जाएगा, तो वो आपका 8 डिग्री 4 मिनट बनता है। लेकिन अगर भारत का लिखा जाए तो भारत का तो पार्ट अंडमान निकोबार आइलैंड्स भी है, ये जो भारत का मेन केरला वाला क्षेत्र है ना उससे भी नीचे पड़ता है अंडमान निकोबार आइलैंड्स। तो यहाँ पर जो आखिरी लाइन टच कर रही है भारत को वो 6 डिग्री 45 मिनट्स की लाइन है। तो ये जो ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन है, अगर मैं इसको नंबर में लिखूं तो हम इस तरह से लिखेंगे कि जो ईस्ट और वेस्ट एक्सटेंशन है वो कहां से कहां तक है भारत का, 68 डिग्री 7 मिनट्स टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड इसलिए क्योंकि ऊपर से नीचे आ रही है, और ईस्ट इसीलिए लिखा क्योंकि ये जो 0 डिग्री की लाइन है जो इंग्लैंड से गुजर रही है उसके ईस्ट डायरेक्शन में है भारत, इसलिए इसको ईस्ट लिखा है। अब उसी तरह से नॉर्थ और साउथ की बात करें तो हम क्या लिखेंगे, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। तो ये किस तरह से हुआ, यहां पर देख लेते हैं। हमने बोला कि भारत का नॉर्थ से लेकर साउथ तक का एक्सटेंशन क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट। तो यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट लाइन गुजर रही है, यहां से जो लाइन गुजर रही है 8 डिग्री 4 मिनट, वहां से लेके ऊपर की बात करें 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। नॉर्थ क्यों, क्योंकि ये जो इक्वेटर वाली लाइन है, जो इक्वेटर लाइन यहाँ से गुजर रही है बिल्कुल उसके ऊपर भारत नजर आ जाएगा। यहाँ पर इक्वेटर है 0, इससे नॉर्थ में है भारत, तो ये ऊपर आपको भारत नजर आ जाएगा। सो ये नॉर्थ में है इसलिए नॉर्थ काउंट करेंगे यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और ऊपर से ये लैटिट्यूड है क्योंकि जो यहाँ पे टच करी मैंने बताया लैटिट्यूड्स बोलते हैं, तो इसलिए लैटिट्यूड यहाँ पे शब्द दिखा है। और ये इन सभी को दोनों को जोड़ देंगे आप तो ये इंडिया का लोकेशनल एक्सटेंट हो जाएगा। मतलब अगर हमें बताना हो कि इंडिया कहाँ से कहाँ लाई करता है, किन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच में लाई करता है, तो इस तरह से लिखा जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट आपका नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो ये आपका एक्सटेंट रहेगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली क्या है, देखिए यहाँ पर दो लोकेशन दी गई है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ और 35 डिग्री 39 मिनट नॉर्थ। ये क्या इशू है एक्चुअली में, दो लोकेशन क्यों है, नीचे का मैंने आपको बता दिया क्योंकि केरला से आगे अंडमान निकोबार लाई करता है इसलिए दो लोकेशन है। यहाँ पर हमारा सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, और अगर मैं इनकी बात करूं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो नॉर्थ की बात करें यहाँ पे इंदिरा कोल है, बिल्कुल नदर्न मोस्ट पॉइंट है। उसके बाद अगर बात करें तो आपका गुहर मोती है, ये आपका कहाँ देखने को मिलेगा, गुजरात में गुहर मोती देखने को मिलेगा। ये जगह मतलब ये जो सिटी है ये एरिया है सबसे वेस्टर्न मोस्ट है। और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में किबिथु एक टाउन है, किबिथु एक टाउन है वो आपका सबसे ईस्टर्न मोस्ट है। खैर हम यहाँ की बात कर रहे थे कि यहाँ पे दो नंबर क्यों लिखे हैं, देखिए
प्रॉब्लम क्या है, ये जो मैप है इसमें जो ये वाला एरिया रिप्रेजेंट किया जा रहा है, मुजफ्फराबाद, पुंछ, कारगिल, श्रीनगर, और ये वाला जो हिस्सा है ये अभी तक भारत के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर है, अंडर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन इसके बाहर का जो ये हिस्सा है, ये वाला वो हिस्सा है जो पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाइड कर रखा है, जिसके अंदर गिलगिट आता है, चिलास आता है, ये सारा हिस्सा पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है इलीगली। और ये वाला जो हिस्सा है इस तरफ की अगर बात करें तो इसको अक्साई चीन बोला जाता है। ये चाइना ने ऑक्यूपाइड कर लिया था 1962 वॉर के बाद, जब इंडिया चाइना की वॉर हुई थी। और ये वाला जो हिस्सा है ये पाकिस्तान ने चाइना को एज अ गिफ्ट जो है वो दे दिया। पहले पाकिस्तान के पास रहता था एरिया, उसके बाद ये पाकिस्तान ने जो एरिया है चाइना को दे दिया। तो अभी अगर प्रेजेंट सिनेरियो की बात की जाए तो जितना ये हिस्सा है इस कलर में, ये वाला हिस्सा भारत के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर है, बाकी का जो हिस्सा है भारत के एडमिनिस्ट्रेशन से बाहर है। तो अगर देखा जाए तो एक लाइन तो यहां से जाएगी जो करंटली इंडिया एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है, और एक लाइन इसके ऊपर से जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान ने जो ऑक्यूपाई कर रखा है वो भारत का हिस्सा है, भारत उसे अपना हिस्सा मानता है। तो अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वो दूसरी लाइन ऊपर से जाएगी। इसलिए यहाँ पे दो एक्सटेंशन लिख रखे थे, 37 मिनट 6 डिग्री और आपका 35 डिग्री 39 मिनट्स। अगर यहाँ पे बात करें, ये वाला हिस्सा जो है हम इसकी जिक्र जो है यहाँ पे कर रहे हैं, ये वाला जो बिल्कुल ये वाला हिस्सा है, अगर हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखें तो आपको ऐसा नजर आएगा। यहाँ पर ही आपका इंदिरा कोल है, जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, वो जो लाइन जा रही है, ठीक है, ये वाली लाइन इंदिरा कोल है। और यहाँ पर आपका कराकोरम पास है, और ये वाली जो लाइन है ये लाइन, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आपको देखने को मिलेगी, LOC इन शॉर्ट इसे कहा जाता है। सो ये इंडिया का एक्सटेंशन है। अब देखिए थोड़ा सा इसे देख लेते हैं। सदर्न मोस्ट पॉइंट अगर बात करें, इसको पैगमालियन पॉइंट भी कहा जाता है। ये आपका कहाँ देखने को मिलेगा, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, बिल्कुल साउथ में आपको देखने को मिलेगा। और इसी पॉइंट को इंदिरा पॉइंट भी कहा जाता है। देखिए छोटा सा डिफरेंस है कि ऊपर वाला जो जम्मू कश्मीर वाला है उसको इंदिरा कोल कहा जा रहा है, और बिल्कुल साउथ वाला जो पार्ट है, मतलब अंडमान निकोबार वाला, उसे इंदिरा पॉइंट कहा जा रहा है। इतना सा डिफरेंस है। नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन की बात हमने कर ली, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपको देखने को मिलेगा। और ये कितना किलोमीटर्स में है, मेनलैंड इंडिया की बात की जा रही है, मतलब कि अगर आप ऊपर से चलना स्टार्ट करें और यहाँ तक आए तो ये कितना एक्सटेंशन होगा। देखने में ये दोनों बराबर लगते हैं, नॉर्थ और साउथ का, ऊपर और नीचे का, बट क्या है, इनमें थोड़ा फर्क है। जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक का है वो 3214 किलोमीटर है, और रन ऑफ कच्छ मतलब कि गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक का जो है वो 2933 टोटल आपका है। इसका मतलब क्या है कि ईस्ट वेस्ट जो एक्सटेंशन है वो थोड़ा कम है, और जो नॉर्थ से लेकर साउथ तक का एक्सटेंशन है वो ज्यादा है। एरिया हमने आपको बता दिया 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, और इस एरिया के साथ भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश बनके उभरता है, एरिया की अगर मैं बात करूं। तो ये सब कुछ था आपका इंट्रोडक्टरी लेक्चर, जो कि इंडियन ज्योग्राफी पे था, जो आपका भारत के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, आपको जानना जरूरी था। तो आज के जो लेक्चर था इसके अंदर हमने इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर ली। आगे अगर हम बात करें, गोयला क्लासेस की तरफ से आपके HPSC AEE के कोर्स को टारगेट करते हुए हमारा जो एक टेस्ट सीरीज को लेकर एक कोर्स लॉन्च किया गया है। ये टेस्ट सीरीज जो आपकी है 999 के अंदर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। इसके अंदर आपको कंप्लीट जो टेस्ट होंगे, आपका जितना भी सिलेबस है वो सारा कवर करवाया जाएगा, चाहे वो आपका वाटर एक्ट्स वगैरह हो, इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, GS का जो पोर्शन है वो सारा कंप्लीट करवाया जाएगा। और ये आपका जो क्वेश्चंस होंगे इस सभी टॉपिक से आपको देखने को मिलेंगे इस टेस्ट सीरीज के अंदर, जो कि आपको 999 में मिलेगी। आप चाहें तो हमारा कंप्लीट कोर्स भी बाय कर सकते हैं, जो कि 9,999 का है। इस कोर्स के अंदर आपके सभी लेक्चर्स होंगे, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, और उसके साथ हरियाणा जीके, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर, इंग्लिश, वाटर एक्ट, एयर एक्ट, क्वांट रीजनिंग, ये कंप्लीट जो मतलब आपका सिलेबस है वो आपको करवाया जाएगा। अगर अभी आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको 50% तक का डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। ये ऑफर लिमिटेड पीरियड के लिए है। आप चाहें तो हमारी जो गोयला क्लासेस की ऐप है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि HPSC AEE के नाम से है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो लिंक होगा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, इन पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी तरह का अगर आपको प्रॉब्लम आती है, डाउट होते हैं तो उसके लिए। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है। लेक्चर पसंद आया हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि और अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू।